हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, काजल आर्ट एंड क्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्रांति और संवैधानिक स्थिरता के बारे में। अरस्तु जो था, मतलब फिलोसफर जो था, उसने उन्होंने अपने विचार कैसे व्यक्त किए। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए, साझा की जाए वीडियो। तो क्रांति और रिवॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। क्रांति, रिवॉल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्रांतीय संवैधानिक स्थिरता पर अरस्तु के विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस एरिस्टोटल व्यूज, एरिस्टोटल के व्यूज क्या रहे होंगे, व्यूज और रिवॉल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अरस्तु कौन थे, एरिस्टोटल थे कौन। वो ग्रीक के दार्शनिक थे, ग्रीक के फिलोसफर थे। अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। और जिन्होंने राजनीति को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलने का प्रयास करा, उन्होंने राजनीति को एक वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर समझने का प्रयास करा और बदलने का प्रयास करा। और उन्होंने अपने जो फिलोसफर थे अरस्तु थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा था कि राजनीति में क्रांति और संवैधानिक स्थिरता में उन्होंने दोनों पर, जो रिवॉल्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी थी, उनके विचारों में गहन प्रकाश डाला और उन्हें समझने का प्रयास करा। तो अरस्तु एक दार्शनिक यथार्थवादी भी थे। अरस्तु का दृष्टिकोण था वह यथार्थवादी भी था। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उन पर भी समाधान पर बल दिया, उनके समाधान पर बल दिया। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे तो क्रांति का कारण, काउजेज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो काउजेज ऑफ रिवॉल्यूशन क्रांति किस प्रकार से हो सकती है। तो अरस्तु के द्वारा क्रांति को शासन प्रणाली में परिवर्तन करने का माध्यम माना, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इसके जो निम्नलिखित प्रमुख कारण थे वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जब अरस्तु के द्वारा शासन प्रणाली को परिवर्तन करा जाए, शासन प्रणाली में परिवर्तन किया जाए, तो उसमें हिंसात्मक रूप भी ले सकती है, वो एक वायलेंस का रूप भी ले सकती है, हार्मफुल, वायलेंस एंड हार्मफुल का रूप भी ले सकती है। तो सबसे पहले मेन कारण रहेगा कि असमानता और अन्याय, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। जो समाज में असमानता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर अत्यधिक बढ़ जाएगी, तो अफकोर्स होगा कि असमानता बढ़ जाएगी और लोगों में असंतोष की भावना विकसित हो जाएगी और उनमें विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहले क्रांति का मुख्य कारण रहेगा, असमानता और अन्याय। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा शासन में भ्रष्टाचार। शासन में भ्रष्टाचार कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, जब शासन लोगों के निजी कामों में दखल अंदाजी करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो नॉर्मली बात है कि लोगों में विद्रोह पैदा हो जाएगा, जिससे क्रांति का एक रूप ले सकते हैं। नंबर 1 आया कि असमानता और अन्याय, दूसरा आया शासन में भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या। महत्वाकांक्षा को हम बोलेंगे एविशन एंड ईर्ष्या को बोलेंगे हम जेलसी। एविशन एंड जेलसी किस प्रकार से होगी, कुछ लोग सत्ता में भागीदार, कुछ लोग सत्ता की इच्छा के लिए विद्रोह करते हैं। तो इससे महत्वाकांक्षा एविशन एंड द जेलसी लोगों में पैदा होगी। तो दूसरा हमारा रहेगा संविधान का उल्लंघन। जब संविधान का उल्लंघन किया जाएगा तो क्रांति का मेन कारण बनेगा। जिस संविधान का उल्लंघन किया जाएगा, शासन अच्छी तरह संविधान के द्वारा नहीं, अपोजिट्स के विपरीत चलेगा, तो क्रांति होना स्वाभाविक। जब शासन संविधान के द्वारा, जो संविधान में लिखा गया है, संविधान के द्वारा चलाया जाएगा, तो संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, लोगों में संतोष की भावना विकसित नहीं होगी और जिससे क्रांति नहीं होगी। जिस संविधान का उल्लंघन किया जाएगा तो लोगों में विद्रोह होना शुरू हो जाएगा और संतोष की भावना पैदा हो जाएगी, जिससे क्रांति एक क्रांति का रूप धारण कर लेगी। तो इसके बारे में हम आज क्रांति के बारे में हमने मुख्य कारण बताए कि क्रांति किस तरह से हो सकती है, किस तरह से नहीं हो सकती है। अब दूसरा था हमारा संवैधानिक स्थिरता, एक संविधान को स्थिर कैसे रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी। मेरे को बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, संविधान स्टेबल कैसे हो सकता है। तो हमने क्रांति में पढ़ा था कि असमानता और अन्याय, तो इसमें क्या हो जाएगा, समानता और न्याय। तो सबसे पहले रहेगा मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण। जो बीच वाला वर्ग है, मध्यम वर्ग से हम समझेंगे कि जो वर्ग ज्यादा ना, मध्यम वर्ग, ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर, दोनों में आपसी संतुलन बना रहेगा। तो ये संवैधानिक स्थिरता का मेन उपाय रहेगा। इसके उपायों की चर्चा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आएगा मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण। तो इसका मेन पॉइंट रहेगा मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, कर्मचारियों को अपने काम से, कर्मचारियों को अपनी
काम में सशक्त रहना, जिसमें उन्हें अधिकार, समानता और प्रशिक्षण देना जरूरी है, मतलब बराबर के अधिकार देना जरूरी है। इसमें क्या होगा कि जो मतलब वर्ग होगा, मध्यम वर्ग होगा, ना ज़्यादा अमीर होगा ना ज़्यादा गरीब, उनमें बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। तो ये संवैधानिक स्थिरता का मेन उपाय है। और दूसरा मतलब उपाय को हम बोलेंगे रेमेडी। एंड दूसरा हमारा आ जाएगा असमानता। असमानता नहीं, हमने क्रांति का मतलब कारण पढ़ा था, उसमें आया असमानता और अन्याय। इसमें हम करेंगे समानता और न्याय। समानता, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ न्याय किया जाएगा, उनको मतलब उचित मतलब उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो समानता और न्याय लोगों में बनी रहेगी और ये संवैधानिक स्थिरता का मेन कारण रहेगा। और तीसरा हम कर सकते हैं कि शिक्षा या प्रशिक्षण, शिक्षा और नैतिकता, मतलब एजुकेशन एंड मोरालिटी। इसमें क्या रहेगा, जब लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपके अधिकार क्या है, आपके अधिकार ये है, उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षण किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तो लोगों को इससे भी संविधान का मतलब संविधान का जो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब तीसरा आएगा संविधान का। क्रांति में हमने पढ़ा कि संविधान का उल्लंघन, इसमें क्या होगा कि संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, संविधान का उचित मतलब उनके रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो संविधान के नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं, जो संविधान में लिखा गया है उनका हमें पालन करना चाहिए। जिससे संविधान जैसे 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 संविधान में लिखा गया है उसी तरह से हमारा मतलब जो शासन पद्धति वो चली रहेगी। तो इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, संविधान का पालन किया जाएगा, जिससे ये संवैधानिक स्थिरता बनी रहेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा क्या था कि क्रांति को रोका जा सकता था यदि असमानता और न्याय की भावना नहीं होती, लोगों को मतलब नहीं होती, समानता और न्याय होता, मध्य वर्ग का सशक्तिकरण होता, लोगों को प्रशिक्षित किया जाता, शिक्षा और नैतिकता की भावना उनमें होती, तो अरस्तु के द्वारा क्रांति को रोका जा सकता था। तो आज हमने डिस्कशन किया क्रांति, रिवॉल्यूशन एंड संवैधानिक स्थिरता के बारे में हमने चर्चा की कि अरस्तु ने अपने विचार कैसे व्यक्त किए और कैसे नहीं। तो आज हमने उसके मतलब काउजेज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में जाना और उसके उपाय के बारे में जाना, मेजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या मेजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, एंड रेमेडी भी बोल सकते हैं मेजर्स को, एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो आज हमने इसके बारे में विस्तार से आपके साथ मैंने अपनी बात रखी, साझा करा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय।